नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष मिवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनी और मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अध्याय 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का आखिरी और फाइनल वीडियो, दैट इज द लेक्चर नंबर 4। हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब हम लोग जानेंगे, सबसे पहले तो हम लोग आज पढ़ने वाले क्या क्या है भाई, श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। तो जो श्रमिक कौन से असंगठित क्षेत्र वाले, हम लोग कल पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो में संगठित और असंगठित के बारे में। उसके बाद आएगा स्वामित्व आधारित क्षेत्र, इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र और भी बहुत कुछ। और उसके बाद फाइनली हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर पहुंच जाएंगे और हम लोग मेहनत से मंजिल का सफर तय कर लिया होगा हमने। अब हम बढ़ते हैं आगे। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो भाई। जो असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको संरक्षण कैसे किया जाए, उनको बचाया कैसे जाए। बात तो संगठित क्षेत्र में तो क्या हो रहा है, काफी सुविधाएं उनको मिल रही है। हेल्थ की सुविधा उनको दे रही है, पेंशन उनको दे रहे हैं, सेवानुदान उनको दे रहे हैं, ठीक है, और बाकी अच्छी व्यवस्था, सारी व्यवस्था उनको मिल रही है। और उनकी क्या है, काम भी फिक्स है कि भाई वो एक फिक्स पीरियड तक काम करेंगे। पर ना तो इनका काम की फिक्स है असंगठित वालों का, ना इनके पास कोई सेवा है। तो ये बात है। अब हम लोगों को पहले जानते हैं कि है कौन ये संगठित क्षेत्र में। हम ये भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से है, जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार कर रहे हैं। तो भाई ज्यादा जो किस समुदाय के लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोग ही क्या है, असंगठित क्षेत्र में है। जो लोग क्या है, अच्छे से काम वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको वेतन कम मिलता है, उनको सुविधाएं क्या है, कम मिल पा रही है। तो पहला कारण, पहला समुदाय तो कौन सा है, ये समुदाय ही है जो असंगठित क्षेत्र में है। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार होते हैं। देखो अब क्या है भाई, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, ये किस आधार पर सामाजिक विभाजन हुआ है। ये सामाजिक विभाजन जाति के आधार पर है। किसके आधार पर है, कास्ट के आधार पे, कास्ट बेसिस डिवीजन है। हम लोग सत्ता की साझेदारी पे पढ़ चुके थे, जाति के आधार पे भी हो सकता है, लिंग के आधार पे भी हो सकता है, रंग के आधार पे भी हो सकता है, भाषा के आधार पे भी हो सकता है। तो ये किस आधार पे, जाति के आधार पे है। ये जो जातियां हैं, ये हमारे समाज में थोड़ा सा इनका क्या है, पिछड़ापन है, इनके साथ सामाजिक स्थिति है इन लोगों की क्या है, बहुत बुरी रही है। तो अब इनको क्या है, अनियमित काम तो रेगुलर नहीं मिलता है, उसके साथ मजदूरी भी कम मिलती है। इन सबसे ज्यादा क्या है, इनको सामाजिक भेदभाव भी फेस करना पड़ता है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, वो भी इन लोगों को क्या है, फेस करना पड़ता है। और भाई इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन, आर्थिक भेदभाव तो हो ही रहा है, कम वेतन मिल रहा है, कम पैसा मिल रहा है, पर उसके साथ साथ क्या है, सामाजिक भेदभाव भी हो रहा है। ठीक है, लोअर कास्ट का होने के कारण बहुत से लोग इनको काम पे नहीं रखते हैं, ठीक है, और कहीं भेज देते, जा तू काम मत कर। कोई काम करवाएंगे तो छोटा मोटा काम करवाएंगे, उसका भी कम वेतन देंगे। तो सामाजिक भेदभाव भी ये लोग फेस कर रहे हैं। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। इसलिए क्या हो, इनका आर्थिक विकास हो, मतलब अच्छा पैसा कमा सके, और सामाजिक विकास मतलब इनके साथ कोई सामाजिक प्रकार का भेदभाव ना हो, उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, इस क्षेत्र के श्रमिकों को क्या करना चाहिए, संरक्षण और सहायता देनी चाहिए। अब ये संरक्षण और सहायता कैसे होगी। संरक्षण का मतलब ये होता है कि हम उन्हें कैसे बचा कर रखें, उन्हें कैसे अच्छी सुविधाएं दें, ये काम संरक्षण में आ जाता है। अब कैसे कैसे हो सकता है वो जानते हैं। पहला, किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरण, साख भंडारण और विपणन केंद्र की सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता। देखो अब क्या है भाई, आर्थिक रूप से कमजोर एक तो कौन हो सकता है, किसान हो सकता है, या जो किसानों के पास श्रमिक काम कर रहे हैं वो हो सकते हैं। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, सरकार को उनको बीज प्रोवाइड कराए, कृषि उपकरण भाई अच्छी अच्छी मशीनरी हो गई, अच्छे अच्छे ट्रैक्टर हो गए, साख मतलब उधार, क्रेडिट प्रोवाइड कराए, लोन दे इनको, भंडारण की व्यवस्था मतलब भाई इनको भंडार करने के लिए, जो उन्होंने ज्यादा उत्पादन करा है उसको भंडार करने के लिए भी सरकार की व्यवस्था कराए। और विपणन के अंदर क्या होता है, मार्केटिंग होता है, विपणन होता है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के लिए भी सरकार इनकी व्यवस्था कराए, जिससे कि क्या हो, इनको ये सारी सुविधाएं जब मिलेगी तो इनका क्या होगा, किसान अगर उसके पास खुद की जमीन है तो वो क्या कर पाएगा, अच्छे से अच्छा उत्पादन कर पाएगा, अगर उसको ये सारी सुविधाएं मिल जाती है तो। और जब अगर वो उत्पादन अच्छा कर रहा है तो उसकी आय तो भैया अच्छी हो ही गई ना, आय तो अच्छी हो ही जाएगी। दूसरा, शहरी क्षेत्रों में अनियमित मजदूरों को कच्चे माल की प्राप्ति के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता है। अब शहरी क्षेत्रों में, ये तो किसान तो ज्यादा आपको ग्रामीण क्षेत्र में मिलेंगे, शहरी क्षेत्रों में जो अनियमित मजदूर है, जिनके पास इरेगुलर वर्क है, जिनके पास रेगुलर उनको काम नहीं मिलता है, ऐसे मजदूरों के लिए क्या करना चाहिए, कच्चे माल की प्राप्ति करानी चाहिए। तो उनको कुछ कच्चा माल सरकार प्रोवाइड कर दे, वो फिर खुद का काम कुछ कर सके। तो कच्चे माल की जो मदद क्या है, सरकार को करनी चाहिए। लघु उद्योग मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, जो छोटे छोटे लेवल के उद्योग है,
लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पादन के विपणन के लिए कम ब्याज दर पर ऋण देने की आवश्यकता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करना होगा। अब लघु उद्योगों में क्या हो, सरकार कच्चा माल आसान से प्रोवाइड कराए और उत्पादन और विपणन मतलब उत्पादन करने के लिए बाद उसकी मार्केटिंग करने के लिए भी क्या है, कम ब्याज दरों पर ऋण हो। मतलब सरकार क्या करे, इनको कम ब्याज की दरों पर ऋण दे। भाई सबको 10% में मिलता है, इनको 5% का ऋण दिया है, ब्याज लगाया जाए, उस प्रकार से इनको देना चाहिए, जिससे क्या हो कि इनका विकास भी होगा, आर्थिक और सामाजिक जो भेदभाव है वो भी दूर होगा। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यहां पर भी लागू करना चाहिए। जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, भाई कम से कम इतनी तो आपको मजदूरी देनी ही देनी पड़ेगी, या आप इतनी तो मजदूरी लो, तो वो ही भी कानून यहां पर भी सरकार को लागू करना चाहिए, जिससे क्या हो, इनका संरक्षण हो और इनको अच्छी सुविधाएं मिल सके। सरकार को उनको साक्षरता, समग्र विकास तथा सामाजिक सुरक्षा के लिए योजना तैयार करनी चाहिए। अब सरकार को क्या करना चाहिए, इन्हें साक्षरता दिलानी चाहिए, साक्षर बनाना चाहिए, लिटरेट बनाना चाहिए, अच्छे से अच्छी एजुकेशन लोगों को दिलानी चाहिए। देखो आज एक बात मैं आपको बताता हूं, चाहे मैं गरीब हूं, ठीक है, चाहे सामाजिक भेदभाव कुछ भी झेल रहा हूं, पर अगर मैं पढ़ा लिखा हूं, अगर मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं ना, तो क्या होगा मेरे साथ, अगर मेरे साथ कहीं गलत होगा, मैं बोल दूंगा, ओ भाई कैसे गलत कर रहा तू मेरे साथ, हाँ सरकार ने तो बोल रहा है 1000 रुपए दो एक दिन के, तू मुझे 500 रुपए कैसे दे रहा है, 1000 रुपए दे। पढ़ा लिखा इंसान कभी भी क्या है, मात नहीं खाता है। इसलिए कहा गया कि शिक्षा तो सबसे बड़ा हथियार है, शिक्षा से बढ़कर के कुछ भी दुनिया में नहीं। समग्र विकास, समग्र मतलब उनका कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, उनका पूरा विकास होना चाहिए। उनका पूरा विकास का मतलब क्या, आर्थिक विकास भी हो, उनका सामाजिक विकास भी हो, उनको खाने पीने के लिए अच्छी चीजें मिले, शारीरिक विकास भी हो। तो समग्र विकास मतलब उनका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, उनका पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए। और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी सरकार को योजना बनानी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा मतलब क्या है भाई, अगर वो गरीब है तो गरीबी से वो बच सके, अगर उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है तो उससे वो बच सके, लिंग के आधार पर उनके साथ अगर भेदभाव हो रहा है तो उससे बच सके। तो सामाजिक सुरक्षा भी सरकार को देनी चाहिए और उसके लिए कुछ योजनाएं, कुछ कानून बनाने चाहिए, जिससे लोग क्या है, इनको सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करा सके। एक बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए जो असंगठित क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा हेतु कानून बनाए जाने पर विचार करे। अब एक बोर्ड की स्थापना करो। बोर्ड का मतलब क्या है भाई, कुछ लोगों का ग्रुप बना दो आप, ठीक है, कुछ लोगों का क्या है ग्रुप बना दो आप, और उन लोगों को यही काम दो कि भाई क्या करो, आप विचार करो कि हमें क्या क्या कानून बनाने चाहिए। सरकार को कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी, ठीक है। तो कानून कौन कौन से कानून बनाने चाहिए जो असंगठित क्षेत्र में सही से लागू भी हो सकते हैं और लोगों को फायदा भी हो सकता है। इसका काम कौन करे, बोर्ड सोचे। सरकार सारे काम सोच नहीं सकती तो क्या करे, बोर्ड बना दिया, और बोर्ड में स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट लोगों को बिठाओ और वो क्या करे, असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनकी परेशानियां जाने, परेशानियां जान करके क्या करे, विचार करे, और विचार करके क्या बोले, सरकार को बोले आप एक ऐसा कानून बनाओ जिसमें ये प्रोविजंस, ये प्रावधान करो, जिससे क्या हो, असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है उनको सुरक्षा भी मिल सके और उनका जीवन स्तर है वो भी ऊंचा हो सके। अब आ जाते हैं स्वामित्व आधारित क्षेत्र। भैया स्वामित्व का नाम तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। स्वामित्व तो हमने भूगोल में संसाधन में पढ़ा था। स्वामित्व मतलब जिस पर हमारा किसी का अधिकार होता है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र जिन पर किसी का अधिकार है, तो इस आधार पर दो क्षेत्र हम लोग पढ़ते हैं। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक मतलब पब्लिक का, सबका है, ये क्षेत्र सबका है, और जहां पे सबका आता है वो क्षेत्र सरकार का हो जाता है। और ये निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट, ठीक है। तो प्राइवेट जो क्षेत्र है वो एक इंसान का या एक कंपनी का होता है। इन पर हम लोग विस्तार से और विस्तृत में चर्चा करते हैं। तो अब सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में अंतर देखते हैं, और इस टेबल से आपका सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जुड़े जो भी सवाल है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। अब देखो बात को समझने की कोशिश करना। अधिकांश परिसंपत्तियों का मतलब क्या है, जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो संपत्ति है, अधिकांश संपत्ति मतलब काफी कुछ संपत्ति पे किसका अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है। किसका स्वामित्व होता है, सरकार का स्वामित्व होता है। इधर आ जाते हैं, परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है। निजी स्वामित्व क्या है, जैसे भाई मैं आज बोल दूं भाई ये जो फोन है ना, ये मोबाइल है, ये किसका है, मेरा है, तो ये पर्सनल है, ये मेरा पर्सनल मोबाइल है। जो रिलायंस की फैक्ट्री है वो किसकी है, अंबानी साहब की है, तो वो उनका निजी है, उनका पर्सनल है, उनके प्राइवेट है, वो किसी का नहीं है। और सरकार का क्या है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, किसका है, सरकार का। तो उस संपत्ति पे, वहां पे जितनी भी संपत्ति है वो किसकी है, सरकार की। सभी सेवाएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। यहां पर जो भी फैसिलिटी आपको देगी वो सरकार देंगी, ठीक है। अगर हॉस्पिटल सरकार का है तो भाई सरकार हॉस्पिटल में बेड भी लगवाएंगी, वहां पे कूलर की जरूरत है तो कूलर भी लगवाएगी, अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है तो डॉक्टर्स भी लगवाएंगी। सारी सुविधाएं कौन देगी, आपको सरकार देगी।
सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। अब क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर में या तो उसको एकल व्यक्ति मतलब या तो एक ही व्यक्ति उसको संभाल रहा होगा, या क्या है पूरी कंपनी व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। कुछ लोग ग्रुप बनाकर के कंपनी बना ले और वो कंपनी ही उसी को क्या संभाले, वही डिसाइड करे क्या सुविधा देनी है और क्या नहीं देनी। सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियां पूरे राष्ट्र हित में की जाती है। जब सरकार कोई काम करती है ना तो राष्ट्र हित में करती है, पूरा सोच समझ करके काम करती है कि जो राष्ट्र के लोग हैं उनका भला होना चाहिए, राष्ट्र का विकास होना चाहिए, राष्ट्र का भला होना चाहिए। और निजी क्षेत्र वाले क्या करते हैं, गतिविधियां मुख्य रूप से लाभ कमाने के लिए की जाती है। प्राइवेट सेक्टर का तो एक ही नारा है, बाप ने बड़ा भैया सबसे बड़ा रुपया। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लाभ है। पैसे से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, चाहे सामाजिक विकास लोगों का हो या ना हो, आर्थिक विकास हो या ना हो, हमारा विकास होना चाहिए। हमें क्या है, अच्छा पैसा मिलना चाहिए। पर सरकार क्या कर रही है, राष्ट्र हित में काम कर रही है। श्रमिक सुरक्षित महसूस करते हैं तथा नियमित और अनुशासित काम उपलब्ध होता है। अब देखो सरकार जहां पे जिन लोगों को काम दे रही है वो एक तो सुरक्षित होते हैं। सुरक्षित क्या होते हैं भाई, जैसे महिलाएं काम कर रही है तो महिलाओं के लिए भी क्या है, सरकार एक आयोग बनवा देती है। हाँ भाई, आप महिला जो भी परेशानी हो सीधा है ना कंप्लेंट करा करो हाई लेवल पे। कोई सामाजिक समाज से पिछड़े हुए, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति, उनके आयोग बनवा देती है। आपको किसी प्रकार का भी कोई भेदभाव हो, आप सीधा क्या है कंप्लेंट कर देना यहाँ पे। और उसके बाद नियमित रेगुलर काम है भाई, जब तक मैं 60 साल का रिटायर्ड नहीं हो जाता तब तक मुझे काम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और अनुशासित काम, डिसिप्लिन काम, सैटरडे संडे की छुट्टी मिलेगी, सुबह ऑफिस 10 से 6 ऑफिस जाकर के आना, पूरा डिसिप्लिन लाइफ है। प्राइवेट सेक्टर की तरह नहीं है, हाँ भाई डॉक्टर साहब आ जाओ 8 बजे आ जाओ, तो ऐसा नहीं होता। वैसे तो हॉस्पिटल में तो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, डॉक्टर्स को तो बुला सकते हैं, पर प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, कोई टाइम फिक्स नहीं होता। रात के 12 बज जाते हैं, फिर सुबह 10 बजे भी बुला लेंगे, फिर 6 बजे भी बुला लेंगे, कोई उनका फिक्स नहीं होता। पर यहाँ पर तो डिसिप्लिन है ना, सुबह 10 से 6, और 10 से 6 में भी लोग तो बाहर घूमने लग जाते हैं, वो भी उसमें भी अच्छे से काम नहीं करते। श्रमिकों का रोजगार असुरक्षित होता है, कोई रोजगार सुरक्षित नहीं, कभी भी उनका रोजगार जा सकता है। श्रमिकों को बिना कारण हटाया जा सकता है, कभी भी हटाया जा सकता है। हम लोग इसमें भी क्या होता है, ये जो डिपेंड करते हैं मालिक के ऊपर डिपेंड करता है कि मालिक क्या चाहता है। अगर आपने मालिक के किसी पर्सनल काम को मना कर दिया, मालिक ने बोला जा यार मैं घर से टिफिन लेकर के आ जा, और उसने बोला सर मैं तो नहीं जाऊंगा, आप ले आओ आपको टिफिन लाने दो, तो अब वो क्यों, तूने मुझे मना करा, तूने मुझे कैसे मना करा, पता नहीं है, तनख्वाह काट दूंगा मैं तेरी, तो वो क्या है मना कर देता है ना। तो फिर उसको अच्छा तूने मुझे बना, चल ये लेते पैसे निकल, कल से काम पर मत आना। तो इंसान क्या है, वहां पे सारा जो काम है वो मालिक पर ही टिका हुआ होता है। सरकार करों व अन्य तरीकों द्वारा धन उगाही दी है। करों मतलब टैक्स, ठीक है। सरकार जो पैसा निकालती है वो कहां से निकालती है, टैक्स से निकालती है भाई। जो भी इंसान कमा रहा है वो सरकार को टैक्स देगा, तो उससे क्या हो रहा है, और भी बाकी अन्य तरीके जैसे क्या है भाई, पुलिस ने आपको पकड़ लिया चालान काट देगी, वो भी एक सरकार का अन्य तरीका है, ठीक है। और भी ऐसे बहुत से तरीके जहां से क्या है सरकार आपसे पैसा ले सकती है, तो वो सरकार पैसा लेती है और उसी से फिर विकास के कार्य करती है। इसी तरह की सेवाएं प्राप्त करने के लिए धन खर्च करना पड़ता है। पर आप प्राइवेट सेक्टर में अगर कहीं हो तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपको पैसा लगाना ही पड़ेगा। लो भैया मैं हॉस्पिटल में गया प्राइवेट में, वो बोल देंगे सर 20,000 का बिल है, दे दो भैया। मैं स्कूल में भतीजे का एडमिशन कराने गया, बोला सर 1 साल की 1 लाख रुपए फीस जमा कराओ, पहले जमा करा दे। तो वहां पैसा खर्च करना पड़ता है, और सरकार क्या है इंतजार करती है टैक्स का और अन्य तरीकों का। उदाहरण स्वरूप रेलवे तथा डाकघर, रेलवे किसका है, सरकार का है, डाकघर किसका है, सरकार का है। उदाहरण स्वरूप टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्री जैसे रिलायंस, विप्रो, इन्फोसिस इत्यादि, ये सारी क्या है प्राइवेट कंपनियां, और ये प्राइवेट ही काम चला रही। तो सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब ये है जो किसका हो, सरकार का हो, और निजी क्षेत्र किसका हो, किसी प्राइवेट का या पर्सनल एक आदमी का या कुछ लोगों द्वारा बनाई गई कंपनी का हो। कई ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते। देखो अब मैंने आपको अभी भी एक बात बताई, जो निजी क्षेत्र है, ये निजी क्षेत्र किस लिए काम कर रहा है, लाभ कमाने के लिए। इनको जनता से मतलब नहीं है, इनको सरकार से मतलब नहीं है, इनका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य दिमाग में रहता है, क्या हो, लाभ कमाया जाए। क्या कमाया जाए, लाभ इनका कमाया जाए। और अगर इनको लाभ मिल रहा है ना तो बहुत बढ़िया है, और अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो बेकार है। तो इसलिए ये सिर्फ वही पैसा लगाते हैं या वही इन्वेस्ट करते हैं पैसे को जहां से इनको क्या मिल सके, लाभ मिल सके। और अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो ये वहां पे पैसा नहीं लगाएंगे। और जब लाभ नहीं मिल रहा है पर वो सेवाएं फिर भी जरूरी है, तो उन सेवाओं को कौन प्रोवाइड कराता है, उनको प्रोवाइड करवाएगी सरकार। कौन प्रोवाइड करवाएगा, सरकार उनको प्रोवाइड कराएगी। यही बात कहना चाहता है कि बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिनकी जरूरत समाज के सभी सदस्यों को होती है, पर उन पे प्राइवेट हाथ नहीं डालता है, निजी क्षेत्र उन पे काम नहीं करता। क्यों, क्योंकि वहां पर लाभ उनको नहीं मिलता है।
कुछ गतिविधियां ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। अब क्या होता है, कभी कभार या तो वो काम सरकार खुद अकेली कर दे, पर सरकार को लगता है इसमें खर्चा भी बहुत लगेगा, टेक्नोलॉजी भी इतनी हमारे पास है नहीं, प्राइवेट वाले कर सकते हैं, तो सरकार क्या करती है, प्राइवेट वालों के साथ हाथ मिला लेती है, निजी क्षेत्र के साथ, और दोनों मिलकर के काम करते हैं। और अब भी तो ये चीज काफी चल रही है, और इसे क्या कहा जाता है, पीपीपी मॉडल। क्या कहा जाता है, पीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक तो कौन है, सरकार, ठीक है, प्राइवेट जो निजी क्षेत्र के लोग हैं, और पार्टनरशिप मतलब दोनों ने हाथ मिलाकर के काम कर रहा है। तो काफी जगह सरकार क्या है, पीपीपी मॉडल पर भी काम करती है। निजी क्षेत्र उन उत्पादनों अथवा व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती। ये जब तक उस काम को नहीं करते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले, या तो सरकार उन्हें समर्थन करे या उनको प्रोत्साहित करे, बोले ठीक है आप इतना पैसा आप लगा तो इतना हम लगा देंगे, चलो आपको इस बात में टैक्स की छूट दे देंगे अगर आप इस चीज का उत्पादन कर रहे हो, आपको जमीन सस्ते पे प्रोवाइड करवा देंगे, पर आप करो ये काम आप करो। जैसे उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अब क्या हो, अगर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अब जैसे जो बिजली होती है उससे क्या, जब बिजली आ रही है तो उससे क्या, वस्तु की जो लागत है, लागत क्या है कि भाई आपको एक वस्तु बनाने में कितना पैसा लग रहा है, तो जो लागत है वो लागत क्या है, बिजली से बढ़ जाती है। तो सरकार करती है कि हाँ भाई आप बिजली हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो सरकार काफी जगह क्या, निजी क्षेत्र के साथ मिलकर के काम कर लेती है। इसी प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, ठीक है। तो हम ये बात तो पढ़ते हैं कि क्या कर रहे हैं कि सरकार चावल खरीद रही है सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, तो वो चावल खरीदती है और फिर वो लोगों तक पहुंचा देती है। तो किसानों से और इनसे क्यों खरीद रही है, क्योंकि उनको एक अच्छा पैसा और अच्छा बेनिफिट उनको मिल जाए और गरीबों तक भी क्या है सरकार पहुंचा सके। इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है, और जो गोदामों में भंडारित करते हैं उसका क्या नाम है, एफसीआई, ठीक है, भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और राशन दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को कम मूल्य पे बेचती है। और राशन की दुकान जो उचित मूल्य की दुकान है, राशन की दुकान है, वहां से जो गरीब लोग हैं, बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, उनको सरकार कम दामों पर दे देती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की। भाई काफी हद तक जो जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की, ठीक है। भाई मैंने अंबानी को नहीं चुना, ठीक, पर मैंने देश के प्रधानमंत्री को चुना है, मैंने देश की सरकार को चुना है। तो मैं अगर हक मांगूंगा ना तो मैं सरकार से मांगूंगा, मैं अंबानी से नहीं मांगूंगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो जिम्मेदारी है ना वो सरकार की है। पर मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि सरकार से ज्यादा जो जिम्मेदारी है ना वो आप लोगों की है। आप एक्टिव बनो, इतने एक्टिव बनो कि सरकार कहीं गलत कर ही ना सके। सरकार को पता होना चाहिए, अरे यार हमने कुछ भी गलत कर दिया ना तो ये बंदा बोल जाएगा, पब्लिक बोल जाएगी, तो ऐसा काम करो, एक्टिव बनो, बिल्कुल एक्टिव रहो, तो सरकार हमेशा अच्छा ही काम करेगी। इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है। तो जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, इन चीजों पे सरकार की अनिवार्यता है, नेसेसरी है, कंपलसरी है कि सरकार उन पे क्या करे, व्यय करे, खर्चा उन पर करे। जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना, तो सरकार क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है ना भाई, हॉस्पिटल लोगों के लिए बनवा रही है, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनवाती है, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों को अपॉइंट कर रही है। अभी वैक्सीन के लिए सरकार क्या कर रही है, लोगों को मोटिवेट कर रही है कि आप लोगों, शिक्षा के लिए कम से कम फीस में सरकारी स्कूल खोले जाते हैं, वहां पर दोपहर का भोजन भी दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत सी सुविधाएं सरकार करा रही है। हमने पहले अध्याय में कुछ उपलब्ध करना देखा है कि सरकार किस प्रकार से अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं करवा रही है, शिक्षा व्यवस्थाएं करा रही है, ठीक है। हम विकास वाले चैप्टर में देख कर आए ना कि वे स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकार निवेश करती है, जिससे क्या हो, लोगों का विकास होता रहे। अब आ जाते हैं भैया क्वेश्चन आंसर की तरफ। ये वो क्वेश्चन आंसर है जो आपका भविष्य बना सकते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और यहां तक कि कभी कभार आपका दिमाग भी घुमा देते होंगे, कोई दिक्कत वाली बात। अब हम बढ़ते हैं आगे। विकसित देशों में देखे गए लक्षण कि भारत में हुई परिवर्तनों से तुलना करें और वैश्य में बताएं भारत में क्षेत्रों के बीच किस प्रकार के परिवर्तन वांछित है जो नहीं हुए। अब देखो हमें क्या है, विकसित देश की जो पूरी तरह से डेवलप्ड है वो, और एक भारत, इन दोनों की तुलना करनी और उनमें थोड़ा डिफरेंस बताना है। तुलना करें भाई, एक तो सिमिलरिटी कहां पर है और एक वैश्य में मतलब उनमें डिफरेंस कहां पर है, वो हमें देखना है। विकसित देश और ये भारत दोनों का देख लेना। विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन और रोजगार दोनों दृष्टि से आर्थिक क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। देखो अब क्या हुआ, जब विकसित देश है वहां पे विकास की प्रारंभिक अवस्था, जब वो विकास शुरुआत कर रहे थे, डेवलपमेंट के जो प्रोसेस उसको शुरू कर रहे थे, तब प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन और रोजगार दोनों में क्या था, प्राथमिक क्षेत्र आगे था। मतलब उत्पादन भी ज्यादा हो रहा है और क्या है, रोजगार भी ज्यादा कौन दे रहा है, प्राथमिक क्षेत्र दे रहा है। भारत की तरफ आ जाओ,
प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो ये बात सिमिलरिटी हो गई ना भैया। भाई यहाँ पे भी जो विकसित देश है उनकी भी शुरुआत में ये हुआ था, और हम भी, हमारी अभी तक प्रारंभिक अवस्था चल रही है हम लोगों की, तो हम भी क्या कर रहे हैं, अभी प्राथमिक क्षेत्र पर ज्यादा डिपेंडेंट है। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ द्वितीय क्षेत्र कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से क्रमशः सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया। अब जैसे जैसे विकास होता गया, जैसे जैसे क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति जब आई और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ और इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, उद्योग बढ़ने लगे, तो उसके बाद क्या हुआ, हर विकसित देश उद्योगों की तरफ बढ़ने लगा, और उद्योग की तरफ बढ़ने लगा तो उत्पादन भी बढ़ गया, और उत्पादन बढ़ने के साथ साथ क्या है, रोजगार भी लोगों के बढ़ गए। कहां पे, द्वितीय क्षेत्र में। तो पहला फेज तो क्या है, बिल्कुल प्रारंभिक। फिर दूसरा फेज जब आप थोड़ा सा अच्छा खासा विकासशील बन जाते हो, अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है, तो पहले फेज में तो आप प्राथमिक क्षेत्र पर डिपेंडेंट हो, उसके बाद आप द्वितीय क्षेत्र पर आ जाते हो। भारत में आ जाओ, भारत ने इस पैटर्न को नहीं अपनाया। अब ये डिफरेंस आ गया, भारत ने इस पैटर्न को नहीं अपनाया। द्वितीय क्षेत्र अभी तक ना तो उत्पादन और न ही रोजगार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ है। तो हम लोग ये बात देख चुके हैं ना भाई, द्वितीय क्षेत्र में ना तो इतना उत्पादन बढ़ा है, उत्पादन में भी बहुत कमी है, और ना ही क्या है, रोजगार दे पा रहा है। आज भी क्या है, सबसे ज्यादा उत्पादन तो कोई कर रहा है तो सेवा क्षेत्र कर रहा है, और रोजगार आज भी कोई दे रहा है तो कौन दे रहा है, प्राथमिक क्षेत्र सबसे ज्यादा दे रहा है। हम लोग बिल्कुल डिटेल में ये चीज पढ़ चुके हैं। जब देश विकास के उच्चतर स्तरों पर पहुंचता है तो जीडीपी और रोजगार में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक हो जाती है। अब क्या होता है, जब देश का जो विकास का लेवल सब पर टॉप पे पहुंच जाता है, तब क्या होता है, जीडीपी में और रोजगार में किसकी हिस्सेदारी बढ़ जाती है, सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ जाती है। 1990 तक भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 40.59% हो गई, जो अन्य दोनों क्षेत्र से अधिक थी, परंतु रोजगार की दृष्टि से अभी भी सर्वाधिक कार्यशील व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित थे। तो ये बात तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई जो सबसे ज्यादा जो उत्पादन हुआ वो किसका हुआ, सेवा क्षेत्र का हुआ। पर रोजगार की दृष्टि से कौन था, रोजगार की दृष्टि से आज भी प्राथमिक क्षेत्र ही बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण की मदद से स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रों की अंतर बताइए। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है बिल्कुल भाई, सार्वजनिक क्षेत्र जिन पर अधिकांश परिसंपत्तियों सरकार का अधिकार है, यहाँ पे किसका, प्राइवेट कंपनी का अधिकार होगा। यहाँ पे सरकार राष्ट्र हित में काम करती है, ये सिर्फ लाभ कमाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, सरकार सभी को सेवाएं देंगी, और ये क्या है, जो चलाएगा वो एक इंसान या एक कंपनी के लोग चलाएंगे। यहाँ पे लोग सुरक्षित और उनका काम रेगुलर होता है, पर यहाँ पे काम रेगुलर नहीं होता है। सरकार जो पैसा लेती है वो कर के फॉर्म में लेती है, पर यहाँ पर हम लोगों को पहले पैसा देना पड़ता है, फिर हमारा काम बनता है। जैसे कि रेलवे और डाकघर, और यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, काफी कुछ। स्पष्ट कीजिए कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को किस प्रकार संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है, अब हम कैसे बता सकते हैं वो बताना है। तो भैया हमने तो पढ़ा है, किसानों को बीज दो, ठीक है, जिनसे बीज दो, कृषि के उपकरण दो, जिनसे वो अच्छे से अच्छा उत्पादन कर सके। उनको क्या करे, अनियमित मजदूरों को कच्चा माल दे। उसके अलावा माल की प्राप्ति कराए, उत्पादन में के लिए विपणन, इनकी व्यवस्था सरकार करे। सरकार को साक्षरता, समग्र विकास, सामाजिक सुरक्षा के लिए योजना तैयार करनी चाहिए। एक बोर्ड की स्थापना करी चाहिए जो क्या है, सोचे कि क्या कानून असंगठित क्षेत्र के लिए बनाने चाहिए। इसी के साथ आज हमारा अध्याय 2 और लेक्चर नंबर 4 दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आई हो, यहाँ तक कि इस चैप्टर में भी कोई भी प्रॉब्लम आई हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें, और बाकी अच्छा लगा हो तो ताबड़तोड़ कमेंट कर दीजिएगा कि सर अब आपके शेर और शेरनियां, आपकी काजू कतलियां हो चुकी हैं तैयार, और अब हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। और बाकी हर घर तक पहुंचा दो एक एक वीडियो को। आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।